हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की सीरीज चल रही है और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं इतिहास का। पार्ट का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जिसकी लास्ट वीडियो होगी। इस चैप्टर की कुल मिलाकर 5 वीडियोस होंगी। आज 5th वीडियो आज इसकी मैं कंप्लीट करूंगी और यह चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर ये 5 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया है, सो दैट आपको पूरा चैप्टर 1-1.5 घंटे की अगर मैं वीडियो बना देती तो आपके लिए देखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता और आपको बोरियत भी फील होने लगती। दैट्स वाई मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको 5 वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। इस चैप्टर में इससे पहले हम फरवरी की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं, अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। उस अक्टूबर के बाद क्या बदला वो चीज़ हमने पढ़ी है। कल तक हमने यही चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि जब अक्टूबर में क्रांति हुई और बोल्शेविकों का नियंत्रण काफ़ी हद तक रूस में स्थापित हो गया था, तो उसके बाद गृह युद्ध होना शुरू हो गया और फिर वहाँ स्थिति कैसी हुई। बोल्शेविक जो है भूमि को का बंटवारा करना चाहते थे। सिर्फ वो ये चाहते थे कि जितनी भूमि जिसको ज़रूरत है, उसकी जिसके पास एक्स्ट्रा भूमि है, अपनी ज़रूरत के लायक भूमि रखकर वो दूसरों को दे दे। तो जो रूसी सेना थी उसमें बहुत सारे लोग जो है सिपाही थे। जो सिपाही थे वो किसान थे। तो उन किसानों को जब पता चला कि हमारी भूमि जो है बंटवारा होगा, तो वो सेना छोड़ छोड़ कर भागने लगे और अपने घर देखना, मतलब अपनी भूमि के पुनर्वितरण के कारण वो अपने घर लौटना चाहते थे। तो जो गैर बोल्शेविक थे, समाजवादी थे, उदारवादी थे, और जो राजशाही के समर्थक थे, जो राजा के समर्थक थे, उन्होंने बोल्शेविक आंदोलन की बहुत निंदा की। निंदा होती है बुराई करना, मतलब वो उसके खिलाफ थे। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठे होकर बोल्शेविकों को बोल्स इसमें कलर्स बताए गए हैं। जो बोल्शेविक है उनको रेड्स के नाम से बोला गया है, जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं उनको ग्रीन्स बोला गया है, और जो जार के समर्थक थे उनको वाइट्स बोला गया है। तो जो नेता थे दक्षिणी रूस में इकट्ठा हो गए और बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए उन्होंने टुकड़ियां बनानी शुरू कर दी। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी, जिन्हें ग्रीन्स बोला गया है, और जार के समर्थक वाइट्स, इन दोनों का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन हासिल था। ये समस्त शक्तियां रूस में समाजवाद को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। जो ये लोग थे समाजवाद को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के मध्य चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। एक्चुअली जो बोल्शेविक थे वो समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन जो बाकी अदर्स थे, जो जार था या जार के समर्थक जो थे या फिर क्रांतिकारी थे, वो समाजवाद की स्थापना नहीं होने देना चाहते थे। तो इन लोगों के मध्य युद्ध होता रहता था, जिसे गृह युद्ध कहा गया। जब अपने ही देश में दो खेमों के बीच में युद्ध हो, उसे गृह युद्ध बोला जाता है। जब आप दूसरों के साथ युद्ध कर रहे हैं वो युद्ध अलग होता है। जब घर में ही अपनी लड़ाई होने शुरू हो जाए अपने देश में ही, तो वो गृह युद्ध कहलाता है। तो ये गृह युद्ध चल रहा था, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होने लगी। लूटमार, लोगों के पास काम नहीं था, लोग लूटमार करने लगे, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं आनी शुरू हो गई। वाइट्स वाइट्स कौन थे? जो जार के समर्थक थे। ने जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, वो ये चाहते थे कि संपत्ति अपनी हो, निजी संपत्ति हो, उसका वितरण दूसरों के बीच में ना हो। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले कृषकों के विरुद्ध काफी सख्त रवैया अपनाया। जो लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, उनके खिलाफ वो काफ़ी सख्त हो गए। और इन हरकतों के चलते तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से कम होने लगा। एक्चुअली जो गैर बोल्शेविक थे, बोल्शेविक क्या करते थे? बोल्शेविक ये चाहते थे कि भूमि पर सबका अधिकार हो, वो दिलवा रहे थे भूमि। लेकिन जो गैर बोल्शेविक थे, उनके खिलाफ जब उनकी ये हरकतें हुई कि उन्होंने कृषकों के खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त रवैया अपना लिया, उन लोगों के खिलाफ जो भूमि ले रहे थे,
तो उनके प्रति लोगों में और घृणा पैदा हो गई और उनको समर्थन मिलना और भी कम हो गया। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अधिकतर भागों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की सहायता से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए, वहां यह सहायता काम न आ सकी। कुछ मध्य एशिया स्थित खीवा खीवा नाम की जगह है में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़ी तादाद पर कत्लेआम किया। उन्होंने कत्लेआम मतलब मारना शुरू कर दिया समाजवाद की रक्षा के नाम पर लोगों को। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक करना क्या चाहते हैं। आखिर बोल्शेविक लोग मार भी रहे हैं लोगों को और उनको अधिकार भी दिलाने के पक्ष में है, लेकिन ये चाहते क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। आंशिक तौर पर इसी समस्या से निपटने के लिए अधिकतर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य से बोल्शेविकों द्वारा कायम किया गया था और राज्य के तहत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। परंतु क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर अनेक अलोकप्रिय और कठोर नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कठोर कोशिशें थोप दी थी, इसलिए अलग अलग राष्ट्रीयताओं का विश्वास हासिल करने के प्रयास आंशिक रूप से ही कामयाब हो पाए। एक्चुअली बोल्शेविक सरकार जो थी, उन्होंने जो वहाँ की सरकार थी रूस की, वहाँ पर उसके ऊपर कुछ मतलब कंडीशंस लगा दी थी, तो इसलिए उन लोगों को बोल्शेविकों को लोगों का विश्वास हासिल करने में सफलता नहीं मिल रही थी। गृह युद्ध के समय बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सरकार का नियंत्रण बैंकों पर होता चला गया, तो जब गृह युद्ध चल रहा था तो ये कंडीशंस मतलब प्रोसेस जब भी जारी रहा, उद्योग और बैंक जो है सरकार के स्वामित्व में आते जा रहे थे। उन्होंने कृषकों को उस जमीन पर कृषि की छूट दी थी जिसका समाजीकरण किया जा सका था। जो जमीन बांट दी थी लोगों के बीच में, उसको कह दिया कि कृषक जो है उस पर खेती कर सकते हैं। कब्जा किए हुए खेतों का प्रयोग बोल्शेविक खुद करते थे और वे ये दिखाते थे कि देखो सामूहिकता क्या चीज होती है, हम इस पर सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं। शासन हेतु केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीकृत नियोजन क्या होता है कि जैसे दो तरीके की सरकारें होती हैं। एक होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश पर एक ही सरकार लागू होती है। एक होती है राज्य सरकार, जिसमें सिर्फ राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में शासन करती हैं। अधिकारी इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। इस आधार पर वे 5 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित कर देते थे और इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं हर देश में 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई जाती है और उस योजना में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि उन लक्ष्यों को हमें इन 5 सालों में पूरा करना होता है। तो उस समय 2 योजनाएं चलाई गई, 1927 से 1932 तक पहली योजना और 1933 से 1938 की पर दूसरी योजना। और इस दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने सभी प्रकार की कीमतें स्थिर कर दी कि उद्योगों का विकास हो, इसलिए कोई भी कीमत नहीं बढ़ेगी चीज़ों की। इससे उद्योग काफ़ी मतलब डेवलप हुए और 1929 से 1933 के मध्य तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई, जिससे नए शहर भी बसे, औद्योगिक शहर बसे, क्योंकि कारखाने लगाए जा रहे थे तो औद्योगिक शहर भी बसे। लेकिन इनके कारण काम करने की जो स्थितियां थी वो बहुत खराब हो गई। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस तरीके का काम इतनी तेजी से लिया गया कि एक स्टील की कारखाने का निर्माण सिर्फ 3 साल के अंदर पूरा कर लिया गया। शिक्षा व्यवस्था भी चेंज की गई और फैक्ट्री कामगारों और कृषकों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु खास इंतजाम किए गए। महिला श्रमिकों के बच्चों हेतु फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। मतलब महिला श्रमिक जो अपने काम करने के लिए आती थी कि काम कर सकें, इसलिए फैक्ट्रियों के अंदर ही छोटे बालवाड़ियां जो आंगनवाड़ी टाइप होती है वो खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई। मजदूरों हेतु आदर्श रिहायशी मकान निर्मित कराए गए। लेकिन इस सारी कोशिशों के परिणाम
सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। एक्चुअली जहाँ की सरकार के पास पैसा था वहाँ पे तो हो गया, हर जगह पैसा भी तो नहीं था ना कंप्लीट, तो ये सारी चीज़ें भी हर जगह कंप्लीटली नहीं हो सकी। नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक दौर कृषि के सामूहिकरण के उत्पन्न हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। कृषि के जो सामूहिकीकरण किया गया था, वो उसके कारण जो है प्रारंभिक दौर जो था नियोजित अर्थव्यवस्था, ये जो कोशिश की जा रही थी कि इस तरीके से उद्योगों का विकास किया जाए, लेकिन जो कृषि का सामूहिकरण किया गया था वो एक तरीके की तबाही थी लोगों के लिए, लोगों को सही नहीं लग रहा था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट उत्पन्न हो गया। सरकार ने अनाज की कीमतें निर्धारित कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, परंतु किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने हेतु तैयार नहीं थे। जो सरकार, एक गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है, उस पर सरकारी कीमत पर अनाज बेचने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लेनिन के पश्चात पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने हेतु कठोर कदम उठाए। लेनिन के बाद जो है स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली थी रूसी पार्टी की, तो उसके लिए उसने काफ़ी सख्त नियम बनाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमतें बढ़ने की आशा में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सट्टेबाजी पर रोक लगाना और व्यापारियों के पास एकत्रित अनाज को जब्त करना आवश्यक था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कृषकों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। कुलक जो मतलब अच्छे खासे पैसे वाले किसान हैं, उनको कुलक बोला जाता है। जब इसके बावजूद अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का निर्णय लिया गया। तो स्टालिन जो है उसने सामूहिकरण किया था, इसी को बोला गया है कि जो ये कंडीशंस थी, जब अनाज नहीं मिल रहा था तो खेतों के सामूहिकरण का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए हम जो है खेत को सामूहिक कर रहे हैं। छोटे छोटे खेतों में इतनी अच्छी फसल नहीं उगती, जब हम इनका सामूहिकरण कर देंगे तो उससे फसल अच्छी उगेगी। 1917 के पश्चात जमीन किसानों को दे दी गई। परिणाम स्वरूप ज्यादातर कृषकों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। अब 1917 में जब जमीन किसानों को दे दी गई तो ज्यादातर कृषकों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। लेकिन उनका कहना था कि आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उनका जो है सामूहिकरण करना जरूरी है। इसके पश्चात स्टालिन का सामूहिकरण शुरू होता है। 1929 से पार्टी ने समस्त किसानों को सामूहिक खेतों को कहा जाता है कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकतर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए। सभी कृषक सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के फायदों को सभी किसानों के मध्य बांट दिया जाता था। तो सामूहिक खेती जो करता था उनको फायदा होता था। इस निर्णय से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को मारने लगे। 1929 से 1931 के मध्य मवेशियों की तादाद में 1/3 की कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया जाता था। जब देश से मतलब तुम काम कर रहे हो तो उनको निर्वासन दे दिया जाता है। निर्वासन का मतलब यही होता है, देश निकाला। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि न तो वे अमीर हैं, न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस अलग अलग कारणों से सामूहिक तौर पर खेतों पर परिश्रम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार के सीमित स्तर पर मुक्त कृषि की व्यवस्था भी जारी रहने दी, परंतु ऐसे किसानों को कोई खास सहायता नहीं दी जाती थी। जो अपनी खेती अलग करना कोशिश करते थे, जो सामूहिक खेती करना चाहते थे, उनको तो ठीक था, उनको सारी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन जिन्होंने कहा कि हम सामूहिक खेती नहीं करना चाहते, तो उनको कोई खास सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बाद भी उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़त नहीं हुई, अपितु 1930 और 1933 की खराब पैदावार के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत
औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के नतीजों की आलोचना करते थे। जो पार्टी के लोग थे उनको भी ये जो फैसला था सामूहिकरण वाला पसंद नहीं था। स्टालिन और उसके सहयोग ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगाया। पूरे देश भर में बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से अधिक लोगों को या तो जेलों में या फिर श्रम शिविरों में भेज दिया गया। अधिकतर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, परंतु उनकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। बहुत सारे लोगों को यातनाएं देकर इस आशय के से बयान लिखवा लिए गए कि समाजवाद के खिलाफ साजिश में भाग लिया है और इस आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभा संपन्न पेशेवर लोग भी थे। तो ये इस तरीके की कंडीशन रही है, तो लोगों को मार दिया गया, उनसे बयान लिखवा लिया कि हाँ हमने समाजवाद के खिलाफ साजिश में भाग लिया है। बोल्शेविकों ने इस तरीके से रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, रूसी क्रांति और सोवियत संघ उसका विश्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बोल्शेविकों ने जिस तरीके से सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके विषय में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। मतलब जो यूरोप की समाजवादी पार्टी थी वो बोल्शेविकों का जो काम करने का तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने कब्जा करना चाहा सत्ता पर, वो उनको सही नहीं लगता था। परंतु मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई आशा जगाती थी। लेकिन लोगों को यह लगता था कि मजदूरों का राज्य होगा और इस चीज़ की लोगों को आशा थी। उस चीज़ के कारण उन्होंने जो है उनका साथ दिया। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उसके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अतिरिक्त बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में बनाई और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। कॉमिंटन क्या है? बोल्शेविक समर्थक जो समाजवादी पार्टी है उनका एक महासंघ बनाया गया, मतलब एक ग्रुप बनाया गया, उसको बोला है कॉमिंटर्न, में भाग लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, परंतु 50 के दशक तक देश के अंदर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र महाशक्ति बन चुका था, इसके उद्योग और कृषि विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, परंतु वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 19वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। यद्यपि वहाँ के लोग भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, परंतु सभी देशों में समाजवाद के विषय में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरीके से सोवियत संघ में जो है रूसी क्रांति होती है और इस तरीके से वहाँ पर समाजवाद की स्थापना होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सब कुछ ओके नहीं था, लोग को वो अधिकार नहीं मिल रहे थे। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।